आज क्वेश्चन नंबर 12 हम शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो जरा और क्या लिखा है देखो। इसमें ये बोल रहा है कि ए कार इज पुल्ड, तो ये हमारा कार है। ए कार इज पुल्ड बाय मीन्स ऑफ टू रोप्स, ये रोप्स दो रोप है यहाँ पे, as shown in the figure. The tension in one rope is 2.6 kilo Newton. If the resultant of two forces acting at O, so this is my O, ये origin O, ठीक है। क्या लिखा है ये इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। क्या वर्ड है इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि if the resultant of two forces applied at O is directed along the x-axis of the car, क्या बोल रही है कि द रिजल्टेंट इज अलोंग द एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है। सो द रिजल्टेंट इज अलोंग द एक्स एक्सिस ऑफ द कार, ठीक है। इसका अच्छा यहाँ पे देखो, उसने हमें स्ट्रेट अवे ये नहीं बोला है कि रिजल्टेंट इज एक्टिंग हॉरिजॉन्टली, उसने थोड़ा सा घुमा के बोला है। क्या बोला उसने घुमा के कि द रिजल्टेंट इज एक्टिंग अलोंग एक्स, और एक्स हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल। तो इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम दिया वो किसका प्रॉब्लम है कि भाई आर इज एक्टिंग हॉरिजॉन्टली, मतलब क्या, आर इज एक्टिंग हॉरिजॉन्टली, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो क्या निकालने बोल रहा है कि फाइंड द टेंशन इन द अदर रोप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। तो ये जो रोप है ना, इसके अंदर टेंशन कितना है। देखो हमने लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी लेट्स से रोप है या फिर वायर है, इसके बाद स्ट्रिंग है या फिर केबल है, ठीक है। तो ये सब चीज जो भी होगा उसके अंदर एक ही फोर्स इंड्यूस होता है, और उस फोर्स का नाम क्या है, उस फोर्स का नाम है टेंशन। क्योंकि हम लोग रोप, वायर, स्ट्रिंग, केबल, इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, एक ही होता है, दैट इज दी टेंशन, सिर्फ टेंशन होगा, ठीक है। और टेंशन को हम कैसे दिखाते हैं, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। सो लेट्स से दिस इज माय टेंशन टी, ठीक है। तो हमको ये मालूम पड़ गया इस केस में कि ये जो हमारा प्रॉब्लम है उसमें आर इज एक्टिंग हॉरिजॉन्टली। आर कैसे एक्ट हो रहा है, R is acting horizontally. R is acting horizontally. तो इसमें दो कंडीशंस लगेंगे, राइट। पहला कंडीशन क्या रहेगा कि समेशन f ऑफ y इज 0, नंबर 1। दूसरा समेशन f ऑफ x इज इक्वल टू r, नंबर 2, ठीक है। तो ये इक्वेशन यूज करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो हमारे दो फोर्स है यहाँ पे, उसे क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो उसको रिजॉल्व कर देते हैं कि अच्छा ये है क्या, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, ठीक है। दोनों फोर्स देखो एक ही पॉइंट से पास हो रहा है। तो ये एक फोर्स कंपोनेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसका वैल्यू कितना है 2.6 cos 32, इसका कितना है 2.6 sin 32, ठीक है। तो सिमिलरली इसको भी हम रिजॉल्व करेंगे। ये कितना हो जाएगा t cos 28, ये कितना है t sin 28, ठीक है, राइट। अब हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे उसको, देयरफॉर लेट्स से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 दैट इज समेशन f ऑफ y इज इक्वल टू 0। क्या होगा यहाँ पे, y चेक करो क्या क्या है y यहाँ पे, y ऊपर जा रहा है तो प्लस 2.6 sin 32, यहाँ पे t sin 28 नीचे जा रहा है, माइनस t sin 28 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर t sin 28 इज इक्वल टू 2.6 sin 32, ठीक है। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, टेंशन इन रोप 2 मिल जाएगा। कितना रहेगा वो 2.93 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन, क्योंकि हमारा जो फोर्स फर्स्ट फोर्स है वो किस पे, किलो न्यूटन में, इसलिए ये भी किस में रहेगा, किलो न्यूटन में रहेगा। अब नेक्स्ट क्या पूछा है कि फाइंड आर। आर कैसे निकालेंगे यहाँ पे,
सेकंड फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, क्या सेकंड इक्वेशन, समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर, ये मेरा सेकंड इक्वेशन, और ये क्या था, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, सेकंड एंड फर्स्ट इक्वेशन था। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स में क्या आ रहा है, पहला ये एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, तो ये मेरा राइट की तरफ जा रहा है, इसलिए प्लस 2.6 कॉस 32, ये भी कहाँ पे जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन 28, ठीक है, राइट, ये भी कहाँ पे प्लस, ये भी कहाँ पे प्लस, इज इक्वल टू आर, इज इक्वल टू कितना है, आर। सो देयरफॉर जब मैं ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूंगा, cos 32 प्लस टी कितना है, 2.93 cos 28 इज इक्वल टू आर। अब क्या करेंगे हम लोग, ये वैल्यूज को जरा कैलसी में डाल देते हैं और फिर चेक करेंगे कि ये हमारा आंसर क्या है, ठीक है, कितना आंसर आ रहा है हमको, 4. आंसर हमको मिलेगा 4.92, सॉरी 4.92 किलो न्यूटन, ठीक है, 4.92 किलो न्यूटन मिलेगा हमको, तो दिस इज आर। तो याद रखो कि कभी कभार ना वो लोग क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं बोलते हैं कि रिजल्टेंट इज पासिंग थ्रू और रिजल्टेंट इज एक्टिंग एट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या फिर वर्टिकल डायरेक्शन। तो इसमें इसने क्या थोड़ा सा घुमा के बोला है, क्या घुमा के बोला है कि द फोर्स और द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस अप्लाइड एट ओ इज डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस, का मतलब रिजल्टेंट इज एक्टिंग हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो हमने टी निकाल दिया, हमने आर निकाल दिया। ये भी याद रखना कि रोप, वायर, स्ट्रिंग, केबल, इसमें हमेशा कौन सा फोर्स आता है, टेंसाइल फोर्स निकालना है। नंबर 14 शुरू करेंगे हम। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है इस क्वेश्चन नंबर 14 में, देखो कि रिजॉल्व 60 न्यूटन फोर्स, ये 60 न्यूटन फोर्स है, इनटू कंपोनेंट्स एक्टिंग अलोंग ए एंड बी, ठीक है। अब तक हमने देखो जितना भी हम लोगों ने फोर्स को रिजॉल्व किया है इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, वो जो कंपोनेंट्स है वो एक्चुअली होता है क्या है, वो भी एक फोर्स होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में भी जब मैं ये 60 न्यूटन फोर्स को रिजॉल्व करूंगा अलोंग एक्सिस ए एंड बी, तब ये जो अलोंग ए एक्ट होगा कंपोनेंट, वो क्या रहेगा, वो एक फोर्स रहेगा, एंड अलोंग बी जो एक्ट होगा वो भी एक फोर्स रहेगा। कंपोनेंट अलोंग बी विल बी ए फोर्स, कंपोनेंट अलोंग ए विल बी ए फोर्स, ठीक है। याद करो जब भी हम लोगों ने कोई भी इसको सॉल्व किया, कोई भी फोर्स को जब हमने रिजॉल्व किया था, लेट्स से 5 न्यूटन पैरेलल टू वाई पैरेलल टू एक्स, तो ये जो रिजॉल्व किया हुआ जो हमारा फोर्स है वो भी एक्चुअली क्या होता है, ये फोर्स होता है, राइट ना। तो ये क्या होता है, फोर्स होता है। तो फिर इस क्वेश्चन में भी जब हम लोग ये फोर्स है ना 60 न्यूटन को जब हम लोग रिजॉल्व करेंगे अलोंग ए एंड बी, तो ये भी क्या होगा, फोर्स होगा, पहली बात। दूसरी पॉइंट ये नोट करो कि अब तक जितने भी हम लोगों ने सम सॉल्व किए वहां पे क्या हुआ करता था, हमारे पास एक एक्स एक्सिस हुआ करता था और एक वाई एक्सिस हुआ करता था। क्या हुआ करता था, एक एक्स एक्सिस एंड दूसरा वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई। और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो है वो हमेशा एक दूसरे को म्यूचुअली क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। म्यूचुअली क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। लेकिन यहां पे अगर मैं देखूं ये मेरा ए एक्सिस और बी एक्सिस जो है वो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है। कितना डिग्री बना रहा है, 40 डिग्री बना रहा है। तो फिर हम जो भी हमारा जो अप्रोच जो भी हम लोग करते आ रहे थे अब तक, अभी यहां पे हम यूज नहीं कर पाएंगे। अगर मुझे यूज करना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे यूज करना है तो मुझे यहां पे एक क्या करना पड़ेगा, एक एक्स एक्सिस तो ऑलरेडी मेरे पास है। ये ए जो है ना, ए को मैं क्या मान के चलूंगा कि ये मेरा कौन है, दिस इज माई एक्स एक्सिस, और मैं एक वाई एक्सिस भी बना दूंगा जो क्या होगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दी एक्स एक्सिस। ये मेरा क्या बन जाएगा, वाई एक्सिस। अब हम क्या कर सकते हैं, जो भी फंडा हम लोगों ने सीखा है अब तक, जो भी कंसेप्ट हमने सीखा है जो कि एप्लीकेबल था किसके लिए,
जब ये एक्स एंड वाई हमारा परपेंडिकुलर होगा। याद रखना ये जो हम लोग यूज करते हैं ना रेजोल्यूशन मेथड या फिर हमारा जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट आर, ये दोनों हम कब यूज करते हैं? इन दैट केस जब एक्स एंड वाई दोनों मेरा क्या हो, परपेंडिकुलर हो। हाँ, हमारे इस कोर्स में जो मैं सिखा रहा हूं एटलीस्ट, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, एडिशनल वाई एक्सिस बना दिया जो मेरा एक्स को परपेंडिकुलर है। अब मैं अगर गौर से देखूं इसको तो मुझे मालूम पड़ रहा है कि भाई यहाँ पे तो सिर्फ एक ही रिजल्टेंट फोर्स है और इस रिजल्टेंट फोर्स का एंगल दिया है। लेट्स से अगर ये मैं एंगल निकालने जाऊं तो मुझे कितना मिलेगा, 30 डिग्री मिलेगा, क्योंकि ये पूरा कितना है 120, और 120 में से अगर मैं ये 90 माइनस कर दूं, ये 90, तो बचा कितना, 30 बचेगा। कितना बचेगा, 30 बचेगा। ओके राइट। तो इससे मुझे क्या मालूम पड़ रहा है कि ये जो मेरा केस है ना, ये एक ही फोर्स दिया है और ये एक ही फोर्स मेरा क्या बन रहा है, सिंगल फोर्स, वन फोर्स, सिंगल फोर्स, और सिंगल फोर्स को हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। तो ये रिजल्टेंट फोर्स का मुझे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है। क्या दिया वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन? अगर हम पहले का याद करें जो भी 5 एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट आर, तो उसमें हमको ये याद होगा कि ये जो कंडीशन था ना, आर इज एक्टिंग एट सम एंगल थीटा, तो यहां पे देखो आर इज एक्टिंग एट सम एंगल थीटा, तो यहां पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, ये दो कंडीशन यूज कर सकते हैं, दैट इज समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आर एक्स ऑफ आर, समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई ऑफ आर। तो ये दोनों हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं कि इस केस में क्या है कि आर इज मेकिंग an angle of 30 डिग्री, R is making an angle of 30 डिग्री, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, मेरा दो कंडीशन बनेगा, दैट इज समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर एक्स, समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू आर वाई, ठीक है। ये दो बनेगा, राइट। अच्छा, अब हमको मालूम है कि ये मेरा रिजल्टेंट फोर्स है, इसका एक कंपोनेंट अलोंग ए है और दूसरा कंपोनेंट अलोंग बी है। अब ये जो कंपोनेंट है ना अलोंग ए अलोंग बी, वो एक्चुअल में है क्या, फोर्स है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं यहां पे, सबसे पहले ये जो मेरा रिजल्टेंट फोर्स है ना, उसको मैं रिजॉल्व कर लेता हूं। वन विल बी पैरेलल टू एक्स, अनदर विल बी पैरेलल टू वाई। ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी माई 60 साइन 30, ये कितना हो जाएगा 60 कॉस 30। अब ये जो मेरे 60 साइन 30 दैट इज माई आर एक्स, और जो 60 कॉस 30 है दैट इज माई आर वाई। आर एक्स ये वैल्यू, आर वाई ये वैल्यू, ठीक है। ओके, अब हमने देखा कि ये जो फोर्स है ना 60 को, उसको क्या करना है, मुझे रिजॉल्व करना है अलोंग ए एंड अलोंग बी, रिजॉल्व करना है। अब ये रिजॉल्व करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, मुझे एक फोर्स मिलेगा अलोंग, एक फोर्स मिलेगा अलोंग बी, एक फोर्स मिलेगा। कंपोनेंट जो है वो एक्चुअली क्या है, फोर्स है। लेट से मेरा अलोंग ए एक्सिस ना जो कंपोनेंट है वो लेट से मेरा है F1। इसका डायरेक्शन मैंने अज्यूम किया कि वो कहां जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है, ठीक है, राइट। अब बी में जो कंपोनेंट होगा इसका, राइट, लेट से मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वो बाहर की तरफ जा रहा है एंड दिस इज F2। तो ये F1 F2 क्या है, F1 F2 ये रिजल्टेंट फोर्स जो है 60 न्यूटन, उसका दो कंपोनेंट्स है अलोंग ए अलोंग बी, ठीक है, दो कंपोनेंट्स। और कंपोनेंट्स होता क्या है, कंपोनेंट फोर्स होता है, इसलिए मैंने इसको F1 लिया, इसको F2 लिया, और ये बता दिया मैंने कि लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ये बता दिया कि वो इस साइड जा रहा है। ये मैंने प्योर अज्यूम किया है, एकदम ब्लाइंड अजम्पशन है ये, इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि भाई ये राइट में क्यों नहीं जा रहा है, ये नीचे क्यों नहीं आ रहा है, कोई लॉजिक नहीं है। मैंने प्योर क्या किया, अज्यूम किया कि ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो अगर तुमने लास्ट मेरा सम देखा होगा, अजम्पशन के ऊपर मैंने समझ लिया था कि जब भी हम कोई अजम्पशन करते हैं, अज्यूम करते हैं फोर्स का डायरेक्शन, हम अज्यूम क्या करते हैं, हम कभी भी ना फोर्स का मैग्नीट्यूड अज्यूम नहीं करते, हम हमेशा फोर्स का क्या अज्यूम करते हैं, डायरेक्शन अज्यूम करते हैं।
तो जब भी हम लोगों ने कोई भी फोर्स का डायरेक्शन अज्यूम किया और उसके बाद अगर उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब हमारा जो अजम्पशन है वो क्या है, हमारा अजम्पशन रॉन्ग है। क्या इसका मतलब, हमारा अजम्पशन रॉन्ग है। और अगर उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आया तो फिर हमारा अजम्पशन करेक्ट है। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसको अज्यूम किया। ठीक है, तो अभी हमको क्या नजर आ रहा है कि ये एक रिजल्टेंट फोर्स था, इसको रिजॉल्व कर दिया पैरेलल टू एक्स, पैरेलल टू वाई। यहाँ पे F1 कंपोनेंट है दैट इज ऑलरेडी अलोंग एक्स एक्सिस, तो उसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। दूसरा F2 है, F2 इज इंक्लाइन और ये कितना एंगल बना रहा है 40, तो मुझे इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। एक कंपोनेंट पैरेलल टू एक्स, अनदर कंपोनेंट पैरेलल टू वाई। ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, लेट्स से बी साइन 40, ये कितना हो जाएगा बी कॉस 40। ठीक है, बी कॉस 40। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। लेट्स से फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा कि therefore समेशन f of x इज इक्वल टू आर एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब क्या, ये दो कंपोनेंट्स, राइट। अब मैं एफ ऑफ एक्स लेने जाऊंगा तो मुझे क्या मिल रहा है, ये माइनस एफ लिख दो, माइनस F1, राइट। ये मुझे मिल रहा है, ये भी माइनस बी कॉस 40 क्योंकि लेफ्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, इज इक्वल टू आर एक्स। आर एक्स कहां जा रहा है, आर एक्स 60 साइन 30 कहां जा रहा है, आर एक्स लेफ्ट की तरफ, तो ये भी माइनस। ठीक है, अच्छा मैंने यहां पे गलती क्या करती है, देखो यहां पे मुझे बी नहीं लिखना चाहिए था, मुझे यहां पे क्या लिखना चाहिए था, F2 cos 40। इधर क्या लिखना चाहिए था, F2 sin 40। तो इधर B के जगह पे क्या आएगा, F2। तो देयरफॉर मेरा F1 माइनस F2 cos 40 इज इक्वल टू माइनस 60 sin 30। लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3। दो अननोन छोड़ दो। लेट्स से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 मेरा क्या बन जाएगा कि समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू समेशन एफ ऑफ आर। ठीक है, राइट। देयरफॉर वाई कंसिडर करो, वाई फोर्स कौन सा, यही एक फोर्स है जो ऊपर जा रहा है, कितना ये प्लस F2 ऊपर जा रहा है, प्लस F2 साइन 40 प्लस F2 साइन 40 इज इक्वल टू ये नीचे आ रहा है आर वाई नीचे आ रहा है, तो माइनस 60 cos 30। तो अगर मैं F2 का वैल्यू निकालूं तो मुझे कितना मिल रहा है, साइन 40। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा कैलकुलेट कर लूं उसको तो कितना, ये माइनस 60 cos 30 डिवाइड बाय साइन 40 कितना मिल रहा है मुझे, माइनस 90.95 न्यूटन। F ऑफ टू नहीं, F2 इज माइनस, मतलब मेरा ये जो मेरा F2 का डायरेक्शन था मैंने अज्यूम किया था, और अज्यूम करने के बाद अगर हमको मालूम है कि अगर मेरा मैग्नीट्यूड नेगेटिव आता है तो मतलब हमारा अजम्पशन गलत है, और अगर पॉजिटिव आता है तो हमारा अजम्पशन सही है। तो इस केस में देखो F2 का ये हो गया वैल्यू, और वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है, नेगेटिव, मतलब ये F2 का अजम्पशन गलत है। F2 कहां पे एक्ट होगा, नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ जाएगा, तो उसके बाद उसके बारे में हम क्या करेंगे, बाद में कमेंट करेंगे। तो उसको पहले ऐसे ही लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, राइट, ओके। उसके बाद हमें क्या करना है कि फ्रॉम दिस इक्वेशन मुझे F2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 में ये मैं यहां पे लिख रहा हूं। सो माइनस F1 माइनस F2 कितना, माइनस, तो माइनस F2 और F2 कितना माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 90.5 cos 40 is equal to minus 60 sin 30। So therefore मेरा F1 क्या होगा, 90.5 cos 40 plus 60 sin
30। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा कैलसी में डाल दूं तो दिस इज 90.95 cos 40 प्लस 60 sin 30। ये मुझे कितना मिल रहा है, F1 आई एम गेटिंग पॉजिटिव 100.81 न्यूटन। पॉजिटिव का मतलब क्या कि मैंने F1 जो अज्यूम किया था कि वो कहां जा रहा है, लेफ्ट की तरफ, तो इस मेरा अजम्पशन सही है। ठीक है, तो मेरा अजम्पशन क्या है, सही है। तो अगर कोई बोले कि भाई ये ठीक से दिखा दो डायग्राम बना के, तो हम वो डायग्राम बना के दिखा भी सकते हैं कि ये हो गया मेरा 60 न्यूटन का फोर्स, दिस इज F1 एंड दिस इज F2 एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री। तो F2 कितना मिला मुझे, 90.95 न्यूटन एंड F1 कितना मिला मुझे, 100 न्यूटन। समझ में आई ये बात को? ठीक है, राइट। तो ये मालूम होना चाहिए। पहली बात, यहाँ पे कुछ चीजें मैं नोट डाउन करने बोलूंगा तुमको कि ये जितने भी हम लोगों ने रेजोल्यूशन मेथड पे जो भी हम लोग करते आए ना, रेजोल्यूशन मेथड में या फिर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट आर, ये हम कब यूज करते हैं, ध्यान देना ठीक से, जब मेरा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया, यहां पे ए को हमने एक्स कंसिडर किया और यहां पे अलग से वाई बना दिया। पहली बात ये हो गया क्लियर। दूसरी बात ये भी याद रखना है कि जब भी हम लोग कोई भी फोर्स को दो कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं तो वो कंपोनेंट क्या होता है, फोर्स होता है, वो भी एक फोर्स होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे F1 F2 दोनों फोर्स कंसिडर किया। अब हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्शन को अज्यूम किया। डायरेक्शन को क्या किया हम लोगों ने, अज्यूम किया। अगर अज्यूम करने के बाद और उसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन के बाद अगर मुझे उस फोर्स का डायरेक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल F1 अगर नेगेटिव मिला तो मतलब मेरा जो अजम्पशन है कि ये लेफ्ट में जा रहा है वो गलत है। अगर पॉजिटिव मिला तो मतलब मेरा जो अजम्पशन है कि लेफ्ट में जा रहा है वो सही है। ठीक है, तो ये बातों का हमको ध्यान रखना है। ओके, आई एम वेरी सॉरी, ये जो कैलकुलेशन है वो -90.95 नहीं होगा, वो होगा -80.83 न्यूटन। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, -80.83। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, -80, माइनस और माइनस यहाँ पे अगर मैं वैल्यू डाल दूँ तो क्या हो जाएगा, +80.83 इज इक्वल टू ये कितना, 80.83, 80.83। तो ये वैल्यू होगा मेरा 80.83 cos 40 प्लस 60 sin 30। तो ये वैल्यू 100 नहीं आएगा, ये आएगा 91.91 न्यूटन। ठीक है, तो F1 जो है मेरा वो कितना हो जाएगा, 91.91 न्यूटन। F2 मेरा कितना है, 80.83 न्यूटन। प्लीज इसको चेंज कर लो, बहुत बड़ा ब्लंडर है ये। ठीक है, ऐसे मिस्टेक्स तुम लोग अफोर्ड नहीं कर पाओगे क्योंकि एग्जाम में सीधा मार्क्स चला जाएगा। तो कैल्सी जो मैंने यहाँ पे गड़बड़ क्या किया था, मेरा मोड चेंज हो गया था कैल्सी का, मेरा कैल्सी का मोड चेंज हो गया। तो हमेशा एक हैबिट डाल दो, इससे ये सीख मिल रहा है कि हमेशा एक हैबिट डालो कि कैल्सी जब भी यूज करोगे तो उसका मोड को हमेशा रिसेट कर लेना। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर था कि हमारा जो F2 है वो कितना है, 80.83 और F1 जो है वो कितना है, 91.91 न्यूटन। ओके, इसको प्लीज चेंज कर लेना। चलो, ओके, तो नेक्स्ट सम जो है ना, क्वेश्चन नंबर 15, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। मैं ये शुरू करने से पहले कुछ चीज मैं बता देता हूं जो हमको याद होना चाहिए। ठीक है, एक बात याद रखना कि हमारा जो फोर्स होता है ना, फोर्स, ठीक है, जो मेरा बेटी है जो बाहर चिल्ला रही है, ठीक है, उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना।
हमारा जो फोर्स है ना वो किस पे डिपेंड होता है? फोर्स डिपेंड्स ऑन थीटा। थीटा मतलब एंगल। फोर्स जो है ना हमारा, फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन थीटा, एंगल पे डिपेंड है। कैसे? अब एग्जांपल दे रहा हूं, समझो उस बात को। हमने ये देखा है कि जब हम लोग ना पुलअप्स मारते हैं ना, पुलअप्स, जो जिम में जाता है उसको मालूम पड़ेगा, हम देखते हैं कि जब हमारा हाथ ना का बीच का, लेट से मैं यहाँ पे हूं, मैं ऐसे लटक गया यहाँ पे, ये मेरा हाथ है, ठीक है, अज्यूम करो तो हाथ है, ये एक कंडीशन है, ठीक है। थीटा यहाँ पे क्या है? ज्यादा है, एंगल ज्यादा है। दूसरा वही पुलअप ले रहा हूं मैं, वही इंसान, मैं ही लटका हूं। अब मेरा हाथ जो है ना काफी नजदीक एक दूसरे को, समझ पा रहे हो? एकदम नजदीक है मेरा हाथ और यहाँ पे दूर है। यहाँ पे थीटा का वैल्यू कम है, ठीक है। अब जब मेरा थीटा का वैल्यू कम हो रहा है, तब तुम अगर देखोगे कि मुझे ना फोर्स ज्यादा यूज करना पड़ रहा है। मेरा जो फोर्स होगा ना वो कितना हो जाएगा? मैक्सिमम यूज करना पड़ेगा मुझे फोर्स अपने आप को लिफ्ट करने के लिए। और जब ये थीटा ज्यादा है ना, तो फोर्स जो है वो कैसा हो रहा है? फोर्स मुझे मिनिमम यूज करना पड़ेगा। मिनिमम मतलब कम। मैं ये बताना चाह रहा हूं यहाँ पे कि हमारा जो फोर्स है ना, इस एग्जांपल से, कि भाई ये जो फोर्स है ना वो थीटा के ऊपर डिपेंड है। P डिपेंड्स ऑन थीटा, बट थीटा डज नॉट डिपेंड ऑन P। P मतलब फोर्स, ठीक है। तो P जो है वो फोर्स डिपेंड्स ऑन थीटा। तो ये कंसेप्ट लेके हमको आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है कि ए बोट इज पुल्ड बाय टू स्मॉल बोट्स एंड इफ द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द स्मॉल बोट इज 520। तो मुझे यहाँ पे क्या दिया है? रिजल्टेंट दिया है। रिजल्टेंट कितना दिया है यहाँ पे मुझे? हाँ, अगर मैं रिजल्टेंट देखूं तो कितना दिया है रिजल्टेंट मुझे? 520 न्यूटन, ठीक है। कितना दिया मुझे? 520। तो यहाँ पे देखो कैसा दिया है, एक बोट है, बोट का ये एक्सिस है, ये मेरा हो गया T1, ये हो गया T2 टेंशन, ये कितना है? 30, ठीक है। और रिजल्टेंट इज एक्टिंग अलोंग, यहां पे रिजल्टेंट एक्ट हो रहा है, एक्टिंग आर। आर कितना है? 520 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस। मतलब क्या हिंट दिया इसने? अलोंग एक्स एक्सिस का मतलब क्या है? कि हमारा जो रिजल्टेंट है इज एक्टिंग हॉरिजॉन्टली। तो माय रिजल्टेंट इज एक्टिंग हॉरिजॉन्टली, ठीक है। रिजल्टेंट इज एक्टिंग हॉरिजॉन्टली। ओके, तो मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूं, तुम भी क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि ये तुम्हारे पास होना चाहिए। जो हार्ड कॉपीज जो दिया है वो तुम्हारे पास होना चाहिए नोकेटी का। A boat is pulled by two small boats, and if the resultant of these forces exert by the small boat is 520 Newton directed along the axis of the boat, then find number one, the tension in each rope of the ropes, knowing that alpha, ये alpha unknown, that alpha is 40 degree। अल्फा कितना है? 40 डिग्री है, ठीक है। ओके, तो फाइन टेंशन मतलब ऑब्वियसली ये दो रोप्स है, तो रोप्स के अंदर हमेशा टेंशन ही होगा। तो इसको रिजॉल्व करते हैं, उसको कि इसको मैं रिजॉल्व कर देता हूँ। लेट्स से दिस इज, वही दो फोर्स हैं, तो रिजॉल्व कर दो। तो उसके लिए पहले क्या चाहिए? हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले, बेस्ट है कि यहाँ पे एक एक्स एक्सिस होगा और यहाँ पे एक वाई एक्सिस होगा। रिजॉल्व करेंगे इसको। दिस विल बी T1 साइन 30, दिस इज T1 cos 30। इसको रिजॉल्व करो। T2 cos 40, T2 साइन 40, ठीक है, राइट। अब शुरू कैसे करेंगे उसको? as we know that R is
एक्टिंग हॉरिजॉन्टली, किसने क्या बोला है कि r इज एक्टिंग अलोंग x डायरेक्शन, मतलब हॉरिजॉन्टली. So therefore my summation f of y will be 0, ये मेरा फर्स्ट कंडीशन, एंड summation f of x is equal to r, ये मेरा सेकेंड कंडीशन बन जाएगा. ठीक है, राइट. सो therefore summation f of y is equal to 0 लेते हैं. पहले क्या आएगा, ये प्लस t1 sin 30 ये वाला, माइनस t2 sin 40 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो यहाँ पे t1 t2 दोनों अननोन, छोड़ दो उसको. इक्वेशन नंबर 3. देन समेशन f ऑफ x इज इक्वल टू r. f ऑफ x कितना है, प्लस t1 cos 30, राइट. उसके बाद क्या है, प्लस t2 cos 40 इज इक्वल टू r, कितना दिया है उसने, 520. लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन नंबर 4. ठीक है, ये क्या है मेरा इक्वेशन नंबर 4 हो गया. जब मैं ये दोनों को, यहां पे देखो दो अननोन्स हैं, t1 t2 और दो इक्वेशन है. जब मैं इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो मुझे इसका आंसर मिलेगा. देखो मुझे t1 मिलेगा 355.70 न्यूटन एंड t2 विल बी 276.8 न्यूटन. ये दो वैल्यू मुझे मिलेंगे, t1 t2. ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन. ये तो मेरा 115 का सब पार्ट 1 हो गया. अब सब पार्ट 2 क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा. अब अल्फा अननोन नहीं है, सॉरी नोन 40 नहीं है. अब ये अल्फा इज अननोन एंड दैट इज अल्फा. पहले अल्फा कितना था, ये कितना था, 40 था, अभी अननोन. क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच टेंशन इन T2 in the rope 2 is minimum and also find the corresponding tension in 2 ropes. ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूं कैसे क्या करना है. इसको एक बार फिर से हम बना लेते हैं. यहाँ पे यही सेम डायग्राम, ये हो गया मेरा x एक्सिस, ये हो गया मेरा y एक्सिस. लेट्स से ये हो गया हमारा T1 एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये हो गया T2 एट एन एंगल ऑफ अल्फा. इसको रिजॉल्व कर लेते हैं. ये हो जाएगा मेरा T1 cos 30, ये हो जाएगा T1 sin 30, ये हो जाएगा T2 cos अल्फा, ये हो जाएगा T2 sin अल्फा. ये केस में भी क्या हो रहा है, हमारा जो अल्फा है वो कहां पे एक्ट हो रहा है, सॉरी हमारा रिजल्टेंट R यहां पे एक्ट हो रहा है 520 टुवर्ड्स राइट. ठीक है, ये तो अभी सॉल्व करें. हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सेकेंड पार्ट है उसको वाइंड अप करते हैं हम, राइट. तो कैसे होगा ये, हमारा R जो है क्या हो रहा है यहाँ पे, रिजल्टेंट फोर्स कैसे एक्ट हो रहा है यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड. ओके, लेट्स स्टार्ट. रिजल्टेंट फोर्स R is again acting horizontally. So therefore क्या रहेगा, summation f of y is equal to 0 first equation, summation f of x is equal to r second equation. ठीक है. So therefore जब मैं f of y करता हूं इक्वल टू 0, मेरा समेशन f of y इक्वल टू 0 जब होगा तो क्या होगा, ये प्लस होगा, प्लस t1 sin थीटा माइनस t2 sin अल्फा इज इक्वल टू 0. लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3.
अब जब मैं समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आर अप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये प्लस T1 cos 30 प्लस T2 cos अल्फा इज इक्वल टू प्लस 520 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, प्लस 520 मिलेगा। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो T2 जो है वो किस पे डिपेंड है, T2 इज डिपेंडेंट ऑन अल्फा, T2 अल्फा के ऊपर डिपेंड है। तो हमें कोई भी इक्वेशन में, लेट्स से यहाँ पे T1 T2 T1 T2, कोई भी एक इक्वेशन ऐसा यूज करना पड़ेगा जहां से मुझे T1 को उड़ाना पड़ेगा, T1 को निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, ये इक्वेशन से T1 निकालता हूं, क्या मिलेगा T1 मुझको इस इक्वेशन से कि T2 साइन अल्फा डिवाइड बाय साइन 30, ये मेरे को T1 मिल गया। ये T1 को मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, T1 T2 साइन अल्फा इंटू कॉस 30 डिवाइड बाय साइन 30 प्लस T2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 520। अगर मैं साइन 30 से सबको मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा, T2 साइन अल्फा कॉस 30 प्लस T2 कॉस अल्फा साइन 30 इज इक्वल टू 520। ठीक है, अगर मैं इस टर्म में से T2 कॉमन निकाल दूं तो मुझे क्या मिलेगा, साइन अल्फा कॉस 30 प्लस कॉस अल्फा साइन 30 इज इक्वल टू 520 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, 520। अच्छा, ये हमको ये मालूम होना चाहिए कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, राइट, साइन ए प्लस बी क्या होता है, हमको मालूम है साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देख रहे हैं यहाँ पे देखो ये ए क्या है, यहाँ पे ए मेरा अल्फा, बी क्या है यहाँ पे 30, तो ए अल्फा बी 30, तो साइन ए कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या फॉर्म में है, ये जो है वो a प्लस बी का एक्सपांशन है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि देयरफॉर T2 इज इक्वल टू, ये क्या है, साइन अल्फा प्लस 30 इज इक्वल टू 520, राइट, पॉसिबल लिखना है ऐसा। सो देयरफॉर हमारा जो T2 होगा, T2 क्या हो जाएगा, 520 अपॉन साइन अल्फा प्लस 30। ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस 30। अब ये जो इक्वेशन है मैं इसको फिर से लिखता हूं, ये जो है ना T2, क्या है इक्वेशन, T2 इज इक्वल टू 520 अपॉन साइन अल्फा प्लस 30। ठीक है, अब देखो यहां पे मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में कि T2 जो है वो किस पे डिपेंड है, डिपेंड्स ऑन अल्फा, T2 अल्फा के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो, इस रेशियो में T2 बड़ा कब होगा, मैक्सिमम कब होगा T2, जब ये वैल्यू मिनिमम होगा। ठीक है, क्योंकि T2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू दिस वैल्यू। T2 कम कब होगा, जब ये वैल्यू मैक्सिमम होगा, डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा। और डिनोमिनेटर मैक्सिमम कब होता है, हमको मालूम है साइन अल्फा प्लस 30 इज इक्वल टू साइन 90 इज इक्वल टू वैल्यू 1। साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन का वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है, 1। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1। तो मुझे ये डिनोमिनेटर साइन समथिंग, ये वैल्यू मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम, और साइन में मैक्सिमम कितना होता है, 1 होता है। कब होता है मैक्सिमम, जब ये एंगल उसका 90 होता है। तो अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं तो अल्फा प्लस 30 इज इक्वल टू 90,
So therefore alpha is equal to 90 minus 30. So alpha is 60 डिग्री। अल्फा कितना हो गया 60 डिग्री। अब ये अल्फा का वैल्यू जब मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा, राइट, अल्फा कितना 60, ठीक है, राइट, तो 60 प्लस 30 90 एंड साइन 90 इज माई 1। सो देयरफॉर मेरा जो T2 का वैल्यू होगा, T2 का वैल्यू, अच्छा यहाँ पे मैंने कुछ गलती किया है क्या, मुझे यहाँ पे साइन देखो साइन 30 इंटू इधर भी क्या होगा साइन 30 होगा, राइट। जब मैं साइन 30 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा जो वैल्यू रहेगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 260, यहाँ पे कितना हो जाएगा 260 यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा 260, ठीक है। तो मैं ये इक्वेशन फिर से लिख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे T2 इज इक्वल टू 260 अपॉन साइन 90, दैट इज इक्वल टू 260 अपॉन साइन 90 का वैल्यू कितना है 1। सो देयरफॉर T2, मिनिमम वैल्यू ऑफ T2 विल बी 260 न्यूटन, राइट। ये है हमारा सॉल्यूशन। तो इसको एक बार ध्यान से देख लेना, इसको एक दो बार ध्यान से देख लेना। कुछ अगर डाउट होता है तो फिर मुझे बताओ, मैं उसको फिर से एक बार एक्सप्लेन करके वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।